दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। दोस्तों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के इस अध्याय में आज आप जानेंगे परिवहन और संचार सेवाओं के बारे में। परिवहन में हम स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा संचार सेवाओं की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के भूगोल का अंतिम अध्याय, अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। दोस्तों हम अपने प्रतिदिन के जीवन में कई सामग्री और सेवाओं का उपयोग करते हैं और इनमें से कुछ हमारे आसपास होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों या ज़रूरतें दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं और सेवाएं जो हैं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती हैं और इनके लिए किसी न किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है। दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने के लिए परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उनको व्यापारी कहा जाता है, व्यापारी या डीलर। एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन या मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास के लिए पूर्व अपेक्षित हैं और जहां पर परिवहन के साधन अधिक रूप में या अधिक सुलभता से मौजूद होते हैं वहां पर विकास भी तेजी से होता है। दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। वो क्षेत्र हैं स्थल, जल और वायु, और इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन में जो है विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत कम समय तक व्यापार और परिवहन की सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बढ़ी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, उसके साथ साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन में आज संसार एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है और इसको ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों परिवहन का जो विकास है ये संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार, देखिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं। भारत आज अपने विशाल आकार, विविधता, भाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। दोस्तों स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है और इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। आइए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से जो है परिवहन के साधनों के बारे में। दोस्तों परिवहन के साधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन आता है, रेल परिवहन और पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन आता है। जल परिवहन में 2 प्रमुख साधन हैं: आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। इसके अलावा वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आती है। घरेलू विमान सेवाएं दोस्तों सार्वजनिक प्राधिकरण और दूसरा निजी विमान सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे परिवहन के बारे में। स्थल परिवहन क्या है? दोस्तों भारत दुनिया के सर्वाधिक सड़क वाले देशों में से एक है। ये सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है और भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। निर्माण और व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता बढ़ी है। ऐसा कुछ कारणों से है। देखिए, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का जो निर्माण लागत है वो कम होता है।
ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी होती है। घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अलावा जो सड़क परिवहन होता है अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। जैसे जो सड़क होती है रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ने के महत्वपूर्ण साधन हैं। दोस्तों, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के आप चित्र देखकर इनकी भूमिका को सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, एक जो योजना है हमारी सड़कों की, स्वर्णिम चतुर्भुज या महाराजमार्ग यानी गोल्डन क्वारंटाइल सुपर हाईवे। दोस्तों, भारत सरकार ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परिवहन परियोजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 2 गलियारे हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से यानी उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है, और दूसरा पूरब पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। दोस्तों, इसमें क्या है कि इस राजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी यानी जो बड़े शहर हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हमारा कलकत्ता है। तो इसमें देखिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, तो ये मेगा सिटी के मध्य दूरी और परिवहन लागत को न्यूनतम करना है और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये जो योजना है संचालित की जा रही है। दूसरा है नेशनल हाईवे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ स्थित भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र होते हैं। इनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है और अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। इसको ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड भी कहा जाता है। ये अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग सेवा है। ये देखिए किस तरह से ये रोड बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे होते हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें स्टेट हाईवे कहलाती हैं। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। इसके अलावा दोस्तों जिला मार्ग भी होते हैं। ये वो सड़कें हैं जो विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिषद का होता है। यहाँ पर देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल जो है वो किस तरह से बिछा हुआ है और यहाँ पर आप ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को इस रूप में देख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल फैला हुआ है। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग और ये जो हमारी सड़कें होती हैं किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करती हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में सड़कों का एक विस्तृत जाल फैला हुआ है जो पूरे भारत को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से जोड़ता है। दोस्तों इसके अलावा जिला सड़कों के अलावा कुछ अन्य सड़कें भी होती हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वो सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। इसके तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों से जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके उनके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अन्य सड़कों के अलावा कुछ सीमांत सड़कें होती हैं। ये सड़कें जो है अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के अलावा सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनके देखरेख का काम किया जाता है। ये संगठन वैसे तो 1960 में बनाया गया था। इसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास में दुर्गम क्षेत्रों में भी जो है आने जाने की सुविधा बढ़ी है और ये इन क्षेत्रों के विकास में भी सहायक हुए हैं। दोस्तों सड़क के निर्माण में जो पदार्थ होते हैं उनके आधार पर सड़कों को कच्ची सड़क और पक्की सड़क के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कों का निर्माण आप जानते हैं कि सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा बनता है। ये 12मासी सड़कें होती हैं। कच्ची सड़कें जो हैं पानी के भराव या असुविधा के कारण वर्षा ऋतु में ये अनुपयोगी हो जाती हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी सीमा पर सड़क पर यातायात ये अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से बनाया गया है। दोस्तों सड़क परिवहन जो है वो स्थल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा रेल परिवहन भी स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। भारत में जो रेल परिवहन है वो बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन करने के लिए रेल परिवहन या रेलवेज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र विकास के लिए बहुत उत्तरदायी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर दूरी तय करती थी। दोस्तों भारतीय रेल जो है वो संचार की एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन में जो है महत्वपूर्ण रूप से सहायक रहा है। और लेकिन कुछ अन्य ऐसे जो भूआकृतिक विभाग हैं, जैसे नदी का विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में बाधा आती है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र भी जो दुर्लभ उच्चावच है, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे निर्माण के कारण यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। और इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात के दलदली भागों में, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेलवे लाइन का निर्माण कठिन है। दोस्तों सह्याद्री और उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को अत्यधिक सुविधाजनक बनाया है। कोंकण रेलवे भारत की बहुत ही दुर्लभ और जटिल परियोजना रही है। दोस्तों आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन बहुत प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन में कुछ समस्याएं भी हैं। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि और चोरी जैसी समस्याएं भी समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी क्षति उठानी पड़ती है। दोस्तों हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं, यदि हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको चेन पुलिंग करके रोक देंगे। चेन पुलिंग जो है वो इमरजेंसी के लिए होता है, न कि आपको कहीं इधर उधर रुकने के लिए। दोस्तों भारतीय रेलवे बहुत बड़ा संजाल है और यहाँ पर देखिए भारत में जो लाइनें होती हैं, रेलवे लाइन, वो 3 प्रकार की हैं: बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। तो यहाँ पर बड़ी लाइन की जो लंबाई है देखिए सर्वाधिक है। इसके अलावा इसका रूट बहुत अधिक है और इसका वाहन मार्ग भी बहुत अधिक है। उससे कम मीटर लाइन है, फिर उससे कम छोटी लाइन है। अब आइए देखते हैं स्थल परिवहन में एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन परिवहन के बारे में। दोस्तों भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है और पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था, लेकिन आज इसका उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक और गैस क्षेत्रों में उपलब्ध गैस तेल संसाधनों में, उर्वरक कारखानों में, बड़े ताप विद्युत गृहों तक गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है और सुदूर आंतरिक भागों में जो शोधनशालाएं या रिफाइनरी होती हैं, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, इस पर गैस आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, इसको चलाने की लागत न्यूनतम होती है। वाहन अंतरण, देरी और हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होता है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरीग्राम और गुवाहाटी से
सिलीगुड़ी तक है। दूसरी पाइपलाइन परिवहन मुख्य सेवा गुजरात में सलाया के बीरम गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू और अन्य स्थानों से जोड़ती है। तीसरी महत्वपूर्ण पाइपलाइन परियोजना जो है दोस्तों, वो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है और इसकी कुछ शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर हैं। यहाँ पर देखिए मानचित्र के माध्यम से आप भारत में रेल मार्गों के संजाल के बारे में देख सकते हैं। रेल मार्ग दोस्तों पहाड़ी, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उतने प्रभावी नहीं हैं क्योंकि उनकी लागत बहुत अधिक होती है, लेकिन भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से रेलवे का जाल फैला हुआ है। दोस्तों रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बरमूला तक बिछाई जा चुकी है और ये एक प्रकार से बहुत ही दुर्लभ और देखा जाए तो बहुत कठिन कार्य होता है पहाड़ों पर रेलवे लाइन का निर्माण करना। स्थल परिवहन के बाद आइए जानते हैं जल परिवहन के बारे में। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविक दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को प्रसारित करते रहे हैं। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने के अनुकूल है और ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। इन जलमार्गों के बारे में जानते हैं। पहला है हल्दिया और इलाहाबाद के बीच जो है गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। ये जलमार्ग संख्या 1 है, नेशनल वाटरवे संख्या 1 है। दूसरा जलमार्ग जो है सदिया धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। ये नेशनल वाटरवे संख्या 2 है। इसके अलावा केरल में पश्चिम तटीय शहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडलम तथा चंपककारा नहरें ये 205 किलोमीटर है। ये नेशनल वाटरवे संख्या 3 है। इसके अलावा दक्षिण भारत में ही काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर है। ये नेशनल वाटरवे संख्या 4 कहलाता है। तो ये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हुए प्रमुख मार्ग हैं। इसके अलावा मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के मध्य ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार ये 588 किलोमीटर है दोस्तों, जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कहा जाता है। और कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबर जुआ सुंदरवन बराक केरल का पश्च जल का भाग है। इन सब के अलावा विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है और देश का 95% तक व्यापार मुद्रा के रूप में अगर जो देखा जाए 68% समुद्रों के द्वारा होता है। दोस्तों इसमें प्रमुख समुद्री पत्तनों के बारे में जानते हैं। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटीय रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश को 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पत्तन सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला पत्तन जो गुजरात में है, जिसको दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, ये एक ज्वारी पत्तन है और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक और खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। इसके अलावा मुंबई एक बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत और सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में देखा जाए तो मुंबई में मार्मागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में न्यू मंगलौर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता है। और सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। ये एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है।
यहाँ पर देखिए न्यू मंगलौर पत्तन पर एक टैंकर द्वारा कच्चे तेल का परिवहन किया जा रहा है। दोस्तों पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन स्थित है। ये एक प्राकृतिक पत्तन है और इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव और भारत के तटीय क्षेत्रों को विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई जो है हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में ये पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन जो है विशेष रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है और ये पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी पत्तन होने के कारण जो है हुगली के तटछल जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करते हुए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा देखिए बड़े आकार के कार्गो उतारने रखने की सुविधाओं से युक्त जो है तूतीकोरिन पत्तन है। दोस्तों स्थल परिवहन और जल परिवहन के बाद आइए देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। दोस्तों आज वायु परिवहन बहुत तेजी से उभरा हुआ है और वायु परिवहन का सबसे तेज, आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन माना जाता है। इसके द्वारा अत्यंत दुर्गम स्थानों पे जैसे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल और लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में वहाँ पर नई बड़ी नदियाँ, धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ सामान्य बात है और हवाई यात्रा ने इसे अधिक सुगम बना दिया है। यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है अन्य साधनों का विकास बहुत ही कठिन है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया जो है भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो रहा है दोस्तों, ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में अगम्य और दुर्लभ भूभागों से जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। दोस्तों हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय पत्तन दिए गए हैं, जैसे अमृतसर, दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कांडला पत्तन छत्रपति शिवाजी जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन यहाँ पे है, हैदराबाद मरमागांव बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। इसके अलावा पूर्वी तट पर देखा जाए दोस्तों तो चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों संचार सेवाओं के बारे में। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन होते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार और जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस और सिनेमा आदि की भूमिका बढ़ी है। भारत में डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। ये पार्सल, निजी पत्र व्यवहार और तार को संचालित करता है। कार्ड और लिफाफाबंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है और विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगनीज शामिल हैं। ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है और बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता के लिए 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, इसके अलावा देखिए ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स जो है लगाया गया है। यहाँ से आप इमरजेंसी में कोई कॉल कर सकते हैं। दोस्तों दूर संचार तंत्र ने भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगरीय क्षेत्रों के अलावा भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विशेष प्रबंध किया है। इसके अलावा दोस्तों
मोबाइल फ़ोन सेवा से संचार, इंटरनेट संचार बहुत ही सामान्य हो गया है अब गाँव में भी। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों को विषय के रूप में जागरूक करता है। दोस्तों, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। आकाशवाणी सभी क्षेत्रों में अपनी पहुँच बनाए हुए है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी क्षेत्र जो है, भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। दोस्तों, संचार सेवाओं में भारत में पत्र पत्रिकाओं की भी कमी नहीं है। समाचार पत्र में लगभग 100 भाषाएं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत दुनिया में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। ये कम अवधि वाले फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म और छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को मिला हुआ है। दोस्तों, परिवहन और संचार के बाद आइए देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। दोस्तों, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार या ट्रेड कहलाता है, ट्रेडिंग। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों के द्वारा होता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार कस्बों, शहरों और गाँव में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक के राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का, किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय होती है। इनका वितरण असमान है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक होते हैं। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके अलावा यदि निर्यात की अपेक्षा आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। दुनिया के सभी भौगोलिक प्रदेशों और सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में रत्न और जवाहरात, केमिकल और संरक्षित उत्पाद, कृषि से संबंधित अनेक प्रकार के उत्पाद आते हैं। दोस्तों, भारत में जो वस्तुएं आयात की जाती हैं उसमें कच्चा पेट्रोलियम और उत्पाद, रत्न और जवाहरात, आधार वस्तुएं, मशीनें और कृषि और अन्य उत्पाद हैं। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। दोस्तों, पर्यटन जो है एक व्यापार के रूप में उभरा है। पर्यटन या टूरिज्म, पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को भी बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में ये सहायक होता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, परिपर्यटन यानी पारिपर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन उद्योग के लिए दोस्तों इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखिए यहाँ पर बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म की सेहत। तो भारत में जो है चिकित्सा सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध है, इसलिए लोग यहाँ पर दवाई कराने या इलाज कराने आते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें हमने 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय पढ़ा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हमने परिवहन के साधनों में और संचार सेवाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।